चलिए हेलो यस। तो देखिए आयाम के लिए आयाम a मान लिया है मैंने, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। क्लियर? डन? एनी प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, 2a1 a2 कॉस फाई यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो ये आ चुका है आपका आयाम। ये क्या आ चुका है आपका आयाम। अब देखो भैया, अब एक नया फॉर्मूला आपके लिए आ रहा है, तीव्रता। क्या आ रहा है? तीव्रता। अब उसको आपको याद करना पड़ेगा कि तीव्रता क्या होती है। ये 11वीं क्लास का तरंग का डेरिवेशन है। तीव्रता I इज प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर। तीव्रता I प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर। तो I बराबर KA स्क्वायर। I बराबर कितना? K स्क्वायर। I बराबर KA स्क्वायर। तो तीव्रता, हाँ भैया, I बराबर K कांस्टेंट इनटू आयाम का क्या? स्क्वायर। मैंने आपके लिए आयाम का नाम A दे दिया क्योंकि R देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या दे दिया? A फॉर आयाम। इंग्लिश में भी बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? लो भाई, तो I बराबर K और A स्क्वायर का मान मतलब इसका रूट हट जाएगा कि नहीं हटेगा? तो भैया ये क्या बन जाएगा बोलिए? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। बोलिए आ गया समझ में ना? ये है परिणामी तीव्रता। ये क्या है? परिणामी तीव्रता। एनी प्रॉब्लम? ये आपके पास बन जाएगा परिणामी तीव्रता। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। ये आपके पास बन गई है परिणामी तीव्रता। इतना नोट करिए पहले आप लोग। हाँ, यहां पर K एक अनुपातिक नियतांक है। यहां पर K क्या है? अनुपातिक नियतांक है। K अनुपातिक नियतांक है। अब मुझे यह बताओ आप लोग कि जो परिणामी तीव्रता है और परिणामी आयाम है, परिणामी तीव्रता परिणामी आयाम, क्या वो कालांतर पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, दोनों में कालांतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद करो। और कल मैं पढ़ा रहा था आप लोग को, तो मैंने बताया था कि संपोषी व्यतिकरण है या विनाशी व्यतिकरण है। आयाम बढ़ता था, तीव्रता बढ़ती थी, आयाम घटता था, तीव्रता घटती थी, और दोनों किस पर निर्भर करते थे? कालांतर पर। किस पर निर्भर करते थे? कालांतर पर। आया समझ में कि नहीं आया? एनी प्रॉब्लम? यस। तो अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये आ गया है आपका परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता का समीकरण। परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता का समीकरण। देखिए बच्चों, यहां पे के अनुपातिक नियतांक आ चुका है। इतनी बात हो चुकी है। तो आपने देख लिया कि परिणामी विस्थापन इसका आयाम कितना है। ठीक है, तो किससे निकला अपने पास? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से। ठीक है ना? अब ये क्या है भाई? ये परिणामी कला कोण है कि नहीं है? भाई इसका कला कोण 0 था, इसका कला कोण फाई था। दोनों लड़ने के बाद जो कला कोण है, नया कोण कितना आ रहा है? थीटा। तो नया कला कोण निकाल लेते हैं कि नया कला कोण कितना होगा, है ना? तो क्या करिए, ये साइन है, ये कॉस है, ये वाला 5 में 4 का भाग दे दीजिए। हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं। पिछले साल भी आपने सम्मिश्र संख्या का मापांक कोणांक निकाला था जब, तो 5 में 4 का भाग दीजिए। 5 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या हो जाएगा भाई? आर साइन थीटा बराबर A2 साइन फाई, है ना बेटा? A2 साइन फाई। और आर कॉस थीटा इक्वल टू कितना है? A1 प्लस A2 कॉस फाई। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। इधर क्या आया? टेन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। अब यहां से देखिए थीटा इज इक्वल टू, यस, थीटा परिणामी कला कोण बराबर tan इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। बोलो आया समझ में? नोट कर लीजिए। ये हो गया इसका परिणामी कला कोण।
ठीक है बच्चों। हाँ, इसका समीकरण जो है इसका नाम दे दीजिए। मेरे ख्याल से कितने हो गए थे, 5 हो गए थे, ये 6, ये 6 होगा। ठीक है, चलिए, हाँ ये 6 हो गया। आपके पास इंडिविजुअली देखा जाए तो अलग रूप से आपके पास जो समीकरण उपलब्ध है, किसके लिए, परिमाण के लिए, आयाम के लिए, है ना, परिणामी आयाम। देखिए बिल्कुल लिखना बंद कर दीजिए, यहां देखिए जो आपके पास परिणामी आयाम उपलब्ध है वो कितना उपलब्ध है, a बराबर या a स्क्वायर, स्क्वायर ले लीजिए, जरूरत पड़ने वाली है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। बोलिए है कि नहीं है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि तीव्रता प्रोपोर्शनल टू a का स्क्वायर। तो I बराबर कितना होता है बेटा, के ए स्क्वायर। I बराबर कितना, के ए स्क्वायर। यदि मैं दोनों तरफ का यहां रूट ले लूं, जरूरत पड़ेगी इसलिए रूट ले लेता हूं। यदि मैंने यहां का रूट ले लिया अंडर रूट आई, तो बताइए ये क्या बनेगा, अंडर रूट के इंटू ए, अंडर रूट के इंटू ए बनेगा कि नहीं बनेगा। इधर भी रूट ले लिया तो अंडर रूट के और अंडर रूट ए स्क्वायर का रूट ए हो जाएगा। अब आ जाइए समीकरण इससे, इसमें पूरे में के का गुणा कर दो, तो बताओ ये कितना हो गया, के ए स्क्वायर। क्या हो गया ये, के ए स्क्वायर। हाँ ये बताइए क्या हो जाएगा, के ए वन का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए टू का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2k a1 a2 कॉस फाई। ठीक है बेटा, यहां से के ए स्क्वायर, क्या मैं इसको आई लिख सकता हूं, परिणामी तीव्रता। क्या है ये, परिणामी तीव्रता। क्या मैं इसको के ए वन स्क्वायर को क्या मैं आई वन लिख सकता हूं, क्योंकि आई बराबर के ए स्क्वायर होता है, तो आई वन नहीं हुआ ये, मतलब पहले सिग्नल की तीव्रता। किस सिग्नल की, पहला जो सिग्नल आया है ना, ए साइन ए वन साइन ओमेगा टी, उसी का तो है ये। हाँ ये क्या लिखूंगा बोलो, I2 यार, क्या लिखूंगा, I2। अच्छा आप ध्यान से देखना, प्लस 2, क्या मैं इसको अंडर रूट के ए वन इंटू अंडर रूट के ए टू लिख सकता हूं, क्योंकि रूट के इंटू रूट के क्या हो जाएगा, के, और ये हो जाएगा ए वन इंटू ए टू, और ये क्या हो गया, कॉस ऑफ फाई। तो अब मैं इसे लिख सकता हूं I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू कॉस क्या, फाई। दिखा कि नहीं दिखा, इसीलिए बताया था ये 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाई। क्लियर हुआ, यस और नो। हाँ, अंडर रूट आई वन के ए कितना होता है, रूट के इंटू ए कितना होता है, तो बस वहीं से लिख दिया अंडर रूट आई वन। क्लियर है जी ये। अब देखिए ध्यान से, I इज इक्वल टू, क्या मैं इसे रूट आई वन का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या मैं इसे रूट आई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या मैं इसे 2 रूट आई वन रूट आई टू इंटू है कॉस फाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ये हो गई परिणामी तीव्रता। क्या हो गई, परिणामी तीव्रता। देखो ये परिणामी तीव्रता किसके पदों में है, अलग अलग तीव्रताओं के पदों में। किसके पदों में है, तो ये लगेगा। यहां पर परिणामी तीव्रता किसके पदों में है, आयाम के पदों में है। किसके पदों में है, आयाम के। और यहां पर आपकी एक मजबूरी है, क्योंकि यहां पर नियतांक के की रिक्वायरमेंट है और के आपको पता नहीं होता है, मगर यहां पर किसी प्रकार के की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी तीव्रता, ये भी तीव्रता, सब कुछ तीव्रता। ये कला कोण है और ये क्या है, परिणामी तीव्रता। मतलब परिणामी आयाम किस पर निर्भर करता है, कालांतर पर, और परिणामी तीव्रता भी किस पर निर्भर करती है। छाप लीजिए इसको जल्दी से।
लिख लिया। चलिए लिखिए पहली हेडिंग, अगला लिखिए। ये तो हो गया पूरा इसका डेरिवेशन। अब लिखिए संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त। संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त। संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त। हाँ, संपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी आयाम आता है ए, वो अधिकतम होता है कि न्यूनतम? अधिकतम होता है। बोलिए हाँ, परिणामी आयाम ए क्या होता है? अधिकतम। संपोषी व्यतिकरण में जो समान कला में किरणें टकराती हैं, तरंगे जो होती हैं समान कला में आके अध्यारोपित होती हैं, आयाम अधिकतम निकलता है। तो अधिकतम आयाम के लिए इसको तो छू नहीं सकते हो, इसको छू नहीं सकते हो, केवल बदलने वाली चीज फाई है। तो अधिकतम आयाम के लिए कॉस फाई का मान कितना होना चाहिए? 1। कॉस फाई का मान 1। तो अधिकतम आयाम के लिए कॉस फाई का मान 1 होना चाहिए, यानी कालांतर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री, 2 पाई, है ना, 4 पाई। इसी को मैंने कल लिखाया था 2n पाई, याद है? 2n पाई। कॉस का मान 1 होगा और कालांतर कितना होगा? या तो 0 या तो 2 पाई, 4 पाई, कुछ भी होगा। कितना होगा? 2n पाई। और आप जानते हैं कि कॉस 2n पाई का मान कितना होता है? +1। कितना होता है? क्योंकि cos 2 पाई 4 पाई। तो आइए निकालते हैं अधिकतम आयाम कितना होगा। तो अब ये ए स्क्वायर नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा ए मैक्स। क्या बन जाएगा? ए मैक्स इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू कितना बेटा? a2। और cos फाई का मान कितना होगा? 1, क्योंकि अधिकतम के लिए cos फाई हमेशा क्या होता है? 1। तो इसे लिख सकता हूं a मैक्स का होल स्क्वायर बराबर a1 प्लस a2 का क्या? होल स्क्वायर। दिख गया? ए मैक्स बराबर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो अधिकतम आयाम ए अधिकतम बराबर a1 प्लस कितना? a2, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर हट गया या रूट कर दिया, बात बराबर है। तो कल जो मैं आपको रटवा रहा था कि दोनों तरंगों का अधिकतम आयाम कितना हो जाएगा? a1 प्लस a2। बोलिए आ गया समझ में? एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना? तो ये हो गया आपका इसका अधिकतम आयाम। ठीक है ना? हाँ, दूसरी छोटी सी बात यहीं पर मैं आपके सामने कर लेना चाहूंगा। आप जानते हैं कि I बराबर होता है कितना? KA स्क्वायर। I बराबर कितना होता है? KA स्क्वायर। ठीक है ना? तो I इक्वल टू KA स्क्वायर हुआ करता है। तो यहां से A स्क्वायर इक्वल टू I अपॉन कितना बेटा? K। A स्क्वायर इक्वल टू I अपॉन K। ठीक है ना? तो यहां से a स्क्वायर इक्वल टू आई अपॉन के। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन कितना बेटा? k। a इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन k। चलिए, तो यहां से एक छोटा सा डेरिवेशन, जरूरत नहीं है फिर भी मैं डेवलप कर देता हूं। a मैक्स मतलब अधिकतम इंटेंसिटी, अधिकतम इंटेंसिटी। तो देखिए यहां पे आएगा अंडर रूट आई मैक्स अपॉन कितना? k। आई मैक्स अपॉन k इज इक्वल टू अंडर रूट I1 अपॉन k प्लस अंडर रूट I2 अपॉन k कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो I मैक्स का अंडर रूट बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2। आया कि नहीं आया? अधिकतम तीव्रता जो होती है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2। एक छोटा सा डेरिवेशन आपके लिए कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से यहाँ पर मैंने डेवलप कर दिया। मुझे तो मेन चीज़ ये बताओ, अधिकतम समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब इधर से तरफ आ जाओ। ये सब कुछ नोट करते जाइएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये रफ कर रहा हूं। अब देखिए, अभी आपने किसके लिए खेला है? अधिकतम आयाम के लिए। अब आ जाओ अधिकतम तीव्रता के लिए। अब किस पे खेलते हैं? अधिकतम तीव्रता के लिए। अधिकतम तीव्रता ये है, सॉरी बच्चों, ये वाला है ना? ये आयाम के रिस्पेक्ट में है और ये तीव्रता के लिए है, तो अपन का काम ये बनाएगा। चलिए आइए देखते हैं अधिकतम तीव्रता। तो कॉस फाई का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कॉस फाई का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना जी? कॉस फाई का मान 1 हो जाएगा। चलिए, तो कॉस फाई का मान 1 हो जाएगा। कॉस फाई इक्वल टू 1। तो आई रिजल्टिंग परिणामी तीव्रता बराबर अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है जी? अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, के स्क्वायर तो आई चलता, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। ठीक है बेटा? 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट
I2। क्लियर है? के स्क्वायर, हाँ ठीक है। I रिजल्टिंग इक्वल टू, क्या मैं इसे √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो I रिजल्टिंग इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये होता है भाई साहब I रिजल्टिंग इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए, यहां पे भी देख लीजिए, यदि आपको I मैक्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा? I मैक्स। तो दोनों पक्षों का वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो क्या आएगा? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये लॉजिक से आ गया और ये बाई मेथड आ गया, यहां से मेथड आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर? तो ये हो गया संपोषी व्यतीकरण की कंडीशन। संपोषी व्यतीकरण में जो परिणामी आयाम आएगा वो कितना आएगा? A1 प्लस A2, और परिणामी तीव्रता जो आएगी वो होगी √I1 प्लस √I2। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए विनाशी व्यतीकरण। ठीक है, विनाशी व्यतीकरण। अच्छा, संपोषी व्यतीकरण में कल मैंने पथांतर बता दिया था, संपोषी व्यतीकरण का पथांतर। पथांतर को मैं बोलता हूं डेल्टा x बराबर, पथांतर बराबर होता है कितना? λ/2π गुणे क्या? कालांतर। λ/2π क्या? कालांतर। ये मुझे ऐसे हमेशा याद रखता है। पथांतर मतलब मुझे क्या लाना है? मीटर या दूरी। तो दूरी ऊपर रखता हूं और कोण से कोण कैंसिल करने के लिए ऊपर भी कोण नीचे भी कोण, कभी भूलेगा ही नहीं, क्योंकि कोण से कोण कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? पथ ही तो बचेगा, तो हो गया। और अगर यही कालांतर होता तो 2π ऊपर रखता और लैम्डा नीचे रखता। चलो तो भैया पथांतर निकाल लो, दोबारा करा रहा हूं, कल भी कराया था। λ/2π, और बेटा संपोषी व्यतीकरण में जो कालांतर होता है कितना होता है? 2nπ। 2π से 2π कैंसिल, आंसर कितना हुआ? n लैम्डा। तो संपोषी व्यतीकरण में जो पथांतर होता है वो कितना होगा? n लैम्डा। ये आ गया पथांतर का समीकरण। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं आगे विनाशी व्यतीकरण। अब विनाशी व्यतीकरण उत्पन्न करते हैं। अब हम विनाशी व्यतीकरण के लिए कंडीशन उत्पन्न करते हैं। यस, चलिए देखिए विनाशी व्यतीकरण के लिए कंडीशन उत्पन्न करते हैं। समीकरण यहीं से शुरुआत होगी, पहले यहां पे संपोषी करे हैं, अब इसी में विनाशी शुरू कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि विनाशी व्यतीकरण में ये ए जो होता है अधिकतम होता है कि न्यूनतम होता है? न्यूनतम। जो परिणामी तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी? न्यूनतम आ जाएगी। ठीक है ना, न्यूनतम। तो न्यूनतम के लिए cos फाई का मान +1 की -1? -1 सबसे न्यूनतम चाहिए है। और cos फाई का मान -1 कहां पर होता है? पाई, 3π, 5π, 7π, इस पर होता है। मतलब cos फाई का मान जो होता है न्यूनतम -1, पाई, 3π, 5π, बोले तो ऑड पाई, 2n + 1π या -1π। ओके बेटा, 2n - 1π। तो देखिए यहां पर a मैक्स कितना हो जाएगा? a² + a1² + a2² = 2a1 a2 -a1। बोलिए हाँ या ना? ये एक काम करो, ये -1 रख दोगे तो माइनस फाइनली कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और a² + a2² + 2a1 a2 -1 -2a1 a2 हो जाएगा। और ये बनेगा a1 - a2 का रूट ले लोगे तो बोलो क्या आएगा? a1 - a2। और ये क्या बनेगा? मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम मतलब न्यूनतम आयाम क्या आएगा? a1 - a2। जो मैंने आपको रटाया था वो हो जाएगा a1 - a2। क्लियर है? अब आइए परिणाम के साथ तीव्रता निकाल लेते हैं। तो I मैक्स की जगह क्या आएगा बेटा? I मिनिमम अपॉन k, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस, और ये हो जाएगा मिनिमम। तो मिनिमम बराबर हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, पथांतर निकाल लेते हैं। किस परिस्थिति के लिए? विषमपोषी, विनाशी, है ना? विनाशी व्यतीकरण के लिए निकाल लेते हैं भाई पथांतर। तो λ/2π × डेल्टा फाई, और आपको पता है ये होता है λ/2π × फाई कितना बेटा? 2n - 1 इंटू कितना? पाई। पाई से पाई
कैंसिल। आंसर λ/2 का विषम गुणज कालांतर, सॉरी पथांतर जो है λ/2 का विषम गुणज। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, समझ में आ गया। ये हो गया अपने पास में इसका पथांतर। अब आइए देखते हैं परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं, है ना। परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं किसके लिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता। तो वही फॉर्मूला अपने पास k² बराबर k² प्लस k1a2² प्लस 2k1a1a2 cos फाई। हाँ जी, इसको ऐसा कर दिया। बताइए cos फाई का मान कितना होगा? -1, है ना। तो यहाँ पे विनाशी के लिए मैं लिखता हूँ, विनाशी के लिए IR इक्वल टू √I1² प्लस √I2²। और अभी अभी आपने देखा यहाँ पे cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस, तो -2 √I1 √I2। इट मीन्स ये हो जाएगी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं होगा? ये हो गया IR। सो देख लीजिए IR बराबर √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये सारा का सारा डेरिवेशन हो चुका है। अब आ जाता है कई बार कि दोनों तरंगों के अगर आयाम समान हैं, दोनों तरंगों के आयाम क्या हैं? समान है, तो क्या होगा? मतलब स्पेशल केस यहाँ पर मैं छोटे छोटे डेवलप कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं। मतलब पहला यदि A1 बराबर कितना? A2, और दोनों A हैं, दोनों क्या है? A है। A1 भी समान परिमाण है, A2 भी समान परिमाण है। मतलब जो आपके पास तरंग का समीकरण आएगा वो आएगा y बराबर A sin ओमेगा t। बोलो हाँ। और दूसरी तरंग A sin ओमेगा t प्लस कितना? फाई। दोनों तरंगों के परिमाण समान हैं, पहले का भी दूसरे का भी। तो क्या होगा? देखिए A मैक्स क्या आता था? A1 प्लस A2, A1 प्लस मिटा दिया A1 प्लस A2, तो A मैक्स आता था A1 प्लस A2। तो पहला भी A और दूसरा भी A, टोटल बोलो कितना? 2A। और A मिनिमम A1 माइनस A2, आंसर कितना? समझ रहे हो? हैं? लाइट प्लस लाइट बराबर महालाइट, और लाइट प्लस लाइट बराबर कितना? 0। मतलब ब्लैक स्पॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लैक स्पॉट। समझ गए ना? तो जहां पर लाइटनिंग स्पॉट मिलेगा तेज पावर का, उसको बोलते हैं दीप्त फ्रिंज। क्या बोलते हैं? फ्रिंज। जहां पर लाइट चमकेगी बहुत तेजी से, उसको बोलेंगे दीप्त फ्रिंज। जब हमारा सा और आपका सा मिल गया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो दीप्त फ्रिंज बनेगी। और जहां पर विपरीत कला में किरणें टकराई समान आयाम की, वहां पर कौन सी फ्रिंज बनेगी? अदीप्त। कौन सी बनेगी? अदीप्त फ्रिंज। आई बात समझ में ना? तो हम अभी यंग का फ्रिंज का प्रयोग भी आपको करके बताएंगे। तो ये रहा आपका पूरा सेगमेंट हो गया यहाँ से किसके बारे में? व्यतिकरण के एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है ना? व्यतिकरण हो गया पूरे तरीके से। तीव्रता निकालना चाहें तो तीव्रता भी निकल आएगी। पहले की तीव्रता भी √I1 है, दूसरे की भी √I1 हो जाएगी, है ना। और 2I1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? और यदि इसमें देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये आपका डेरिवेशन यहाँ पे होता है कंप्लीट। हेलो, चलिए लिखिए प्रश्न, जगह छोड़ दीजिए पिछले के लिए। लिखिए प्रश्न, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ लिखिए। दो प्रकाश तरंगे y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी। पहली तरंग है y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी प्रकाश तरंग है y2 इक्वल टू A2 कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के बीच के मध्य पथांतर कितना होगा? के मध्य पथांतर कितना होगा आपको निकालना है। कि इनका पथांतर, सवाल आया 2 मार्क्स का कि इनका आपको पथांतर निकालना है। देखो भैया, इसका जो कला कोण है, तात्क्षणिक कला कोण, वो कितना है? ये है। और इसका तात्क्षणिक कला कोण कितना है? ये है। समझ गए ना? इसका संपूर्ण कला कोण ये है और इसका संपूर्ण कला कोण ये है। और दोनों की कलाओं के बीच का अंतर ही कालांतर कहलाता है। परंतु दोनों समीकरण एक साइन में है और एक किस में है? कॉस में है। तो पहले दोनों को साइन में लेकर के आओ। दोनों को किस में लेके आओगे? साइन में लेके आओगे, तब तो सही रेस होगी। तो आइए देखते हैं। तो आप जानते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 प्लस थीटा। होता है कि नहीं होता? ऐसा पढ़ा होगा आपने, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा।
तो मैं इसको लिख सकता हूं y2 वाले को, y2 बराबर a टू साइन π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। बोलिए हाँ है ना, है कि ना है? π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो गया इसके पास में। अब आइए अपन निकालते हैं इनके बीच का कालांतर। क्या निकालते हैं इसके बीच का कालांतर? क्योंकि ये वाला भी समीकरण साइन में है और ये वाला समीकरण भी साइन में है, तो दोनों तरंगे एक ही रास्ते का अनुसरण कर रही हैं, तो इनके बीच में हम कालांतर अब निकाल लेते हैं। तो कालांतर बराबर बाद वाले की कला और अंतिम पहले वाले की कला। ओके, बाद वाले की टोटल कला कितनी है? π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस कितना फाई। कुल कोण, ये कोण ही तो है, क्योंकि साइन के अंदर और कौन बैठता है? वैल्यू थोड़े ना बैठती है, कोण ही तो बैठता है। तो कुल कोण कितना है इसका? π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, ये दूसरा वाला, माइनस बोलो पहले वाले का कितना है? ओमेगा टी। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, मतलब कालांतर जिसको हम डेल्टा फाई बोलते हैं वो कितना आ गया? π/2 प्लस फाई। अब पथांतर मैंने आपको पढ़ा रखा है, पथांतर होता है, पथांतर बराबर होता है डेल्टा एक्स जिसको बोलता हूं मैं। बोलिए क्या होता है? लैम्डा अपॉन 2π इंटू कालांतर, लैम्डा अपॉन 2π इंटू कालांतर। क्या दिमाग चलता है? कोण से कोण कैंसिल, लैम्डा बच जाएगा, लैम्डा पथ है, तो लैम्डा अपॉन 2π और ब्रैकेट में कितना आएगा? π/2 प्लस फाई। नोट कर लीजिए, तो लैम्डा अपॉन 2π π/2 प्लस फाई, यही होगा इसका पथांतर। हाँ, फिर दोनों को कॉस में ले जाओ, ऊपर वाले को भी कॉस में ले जाओ, सेम आंसर आएगा। अगर आपको कॉस में ले जाना है तो दोनों को या तो कॉस में ले जाओ या दोनों को साइन में ले जाओ। चलिए बच्चों, हेडिंग डालिए, प्रकाश तरंगों का विवर्तन। अगली तरंग घटना, तरंग घटना पहली देखी क्या? व्यतिकरण। अगली तरंग घटना बता रहा हूं, अगली तरंग घटना का नाम है विवर्तन। विवर्तन, अगली तरंग घटना विवर्तन, ठीक है जी। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा? सरल रेखा। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। अब मुझे ये बताइए कि ये एक पर्दा है, ये क्या है? एक पर्दा है। यहां पर एक आपने पेपर ले रखा है, कार्टून का बॉक्स ले रखा है, इधर से भी बंद है इधर से भी बंद है, कार्टून का बॉक्स ले रखा है। यहां पर आप एक टॉर्च जला रखे हैं। क्या जला रखे हैं? टॉर्च। क्या जला रखे हैं? टॉर्च जला रखे हैं। टॉर्च का फोकस जा रहा है भाई साहब, टॉर्च का फोकस जा रहा है। यहां पर आपने एक पिन टुच दिया, पिन टुच दी आपने। बोलिए, यहां से प्रकाश की किरण निकलेगी, प्रकाश की किरण निकलेगी। अब मैं बनने वाले संभावित पैटर्न आपको दिखा रहा हूं, आपको बताना है कि सही पैटर्न कौन सा बनेगा। सही पैटर्न आपको बताना है कौन सा बनेगा। ये स्क्रीन पर ऐसा बनेगा या स्क्रीन पर कुछ ऐसा बनेगा। पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। कभी भी आके एक पिन होल करके देखिए, वो बिल्कुल वहां पर बीच में तो शार्प बनेगा, मगर उसके आजू बाजू भी हल्का सा रहता है, गोल गोल रहता है कि नहीं रहता है? मतलब आप छोटी सी लाइट भी वहां से भेजेंगे ना पिन से, तो एक हल्का सा बीच में स्पॉट तो रहेगा, बहुत ब्राइट रहेगा, मगर आजू बाजू भी रिंग बनेगी। क्या बनेगी? रिंग बनेगी। क्या बनती है? रिंग बनती है। मालूम है रिंग क्यों बनती है? ये रिंग इसलिए बनती है कि जो यहां पर तरंगाग्र आता है, क्या आता है? तरंगाग्र। तो कोने में जो तरंगाग्र आता है यहां और यहां, तो इस वाले तरंगाग्र का जो होगा संपोषी व्यतिकरण होगा। क्या होगा? सी व्यतिकरण। अब इसको जूम कर लो थोड़ा सा, क्योंकि इतना छोटा है कि तुमको समझ में ही नहीं आएगा, तो मैं जूम कर लेता हूं। ये स्लिट है, उसको मैंने 100 टाइम्स जूम कर लिया। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। 100 मेगापिक्सल के कैमरे से मैंने इसको जूम कर लिया। अब यहां से जो छोटी सी लाइट आ रही थी इस बिंदु से और इस बिंदु से, ये बताओ यहां पर जो बिल्कुल मैं इमेज बना रहा हूं, यहां पर इसका पथांतर दोनों का सेम है कि अलग अलग है? सेम है। बोलिए हाँ। मतलब जितने समय में यहां पर लाइट पहुंचेगी उतने समय में यहां पर, हाँ या ना? मतलब ये भी पथ अगर x है तो ये भी पथ क्या है? x। और अगर पथ x है मतलब पथांतर डेल्टा x बराबर कितना? पथांतर 0 होने पर कौन सा व्यतिकरण? संपोषी की विनाशी? संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता कैसी हो जाती? उच्च या निम्न?
उच्च। तो यहां पर बेटा बिल्कुल ब्राइट वाला आपको पैटर्न मिलेगा, उस ब्राइट फ्रिंज को बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलेंगे? ब्राइट फ्रिंज। मतलब सेंट्रल में तो बिल्कुल ब्राइट मिलेगा, मगर बेटा आगे इसके आजू बाजू जगहों पर जो किरणें आएंगी तो उनमें पथांतर थोड़ा बहुत रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? और पथांतर थोड़ा बहुत रहेगा मतलब व्यतिकरण तो होगा मगर संपोषी नहीं होगा। इसके कारण इसके आजू बाजू हल्का सा आपको दीप्त बैंड दिखाई देता है, इसको बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं? विवर्तन। उम्मीद क्या थी? उम्मीद ये थी कि लाइट ने जैसा वादा किया है कि हम सीधी रेखा में चलते हैं, हम एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो लाइट को बिल्कुल यहाँ पर स्पॉट बनाना था, बिल्कुल इंजेक्शन की निडल के जितना। इंजेक्शन की निडल के जितना मतलब पिन पॉइंट स्पॉट, जैसे माथे पे बिंदी लगा दी जाती है, जैसे माथे पे क्या लगा दी जाती है? बिंदी। जैसे ये मैंने रख दी, ऐसा स्पॉट। मगर लाइट ऐसा स्पॉट कदापि नहीं बनाती है। लाइट उन जगहों पर चली जाती है जहां पर इसको जाने की परमिशन नहीं रहती है। मतलब देखिए ध्यान से, लाइट की सीधान खींचिए आप यहां से, तो लाइट इस जगह पर भी है जहां पर इसको जाने की परमिशन नहीं थी, लाइट इस जगह पे भी है जहां पर लाइट को जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि यहां तो रोक लगा रखी है ना। तो लाइट का अतिक्रमण, लाइट का अतिक्रमण, जहां पर परमिशन नहीं है वहां भी लाइट घुस गई, इसको क्या बोलते हैं? विवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? विवर्तन। याद रखना, ये तभी परिलक्षित होगा जब जो यहां पर रुकावट है उसका आकार बहुत छोटा है। उसका आकार क्या है? बहुत छोटा है। अगर आप बड़े आकार में विवर्तन देख रहे हैं तो बड़े आकार में आपको विवर्तन परिलक्षित नहीं होगा, केवल छोटे सकरे द्वारों के लिए ही आपको विवर्तन परिलक्षित होगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, विवर्तन को परिभाषित कीजिए। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना। मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि प्रकाश इन जगहों पर जहां परमिशन नहीं है वहां पर मुड़ करके भी आ रहा है। देखो आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहां से देखो, ये देखिए, प्रकाश जिन जगहों पर प्रकाश को परमिशन नहीं थी, प्रकाश उन जगहों पर भी, परमिशन केवल यहां की थी मगर इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन जगहों की जबकि परमिशन नहीं थी। तो लिखिए लिखिए, जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है, जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है, छोटे छिद्र से होकर गुजरता है, या उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु, या उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु ब्रैकेट में अवरोध, कोष्टक में अवरोध, उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु कह लो या अवरोध कह लो, अवरोध जैसे जैसे बाल, बहुत ही छोटी साइज, जैसे बाल, पतला तार, पतला तार, सुई की नोक, सुई की नोक इत्यादि आ जाते हैं, इत्यादि आ जाते हैं, तो प्रकाश किनारे पर मुड़ जाता है, तो प्रकाश किनारे पर मुड़ जाता है, तो प्रकाश किनारे पर मुड़ जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, मतलब जहां पर मना था वहां भी प्रकाश चला जाएगा, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। पैराग्राफ चेंज। तीक्ष्ण धार वाले, तीक्ष्ण धार, तेज धार, तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को, प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का
विवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक, लिखिए विवर्तन के प्रकार। विवर्तन के प्रकार लिखिए। विवर्तन दो प्रकार का होता है। विवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन पहला है, फ्रेनल विवर्तन। और दूसरा फ्रानहोफर। फ्रानहोफर विवर्तन। एक है फ्रेनल विवर्तन और दूसरा है फ्रानहोफर विवर्तन। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। फ्रेनल विवर्तन का उदाहरण, फ्रेनल विवर्तन का उदाहरण ऋजुकोण, ऋजुकोर, कोण नहीं, ऋजुकोण, कोर, ऋजुकोर, ऋजुकोर द्वारा विवर्तन है तथा फ्रानहोफर विवर्तन का उदाहरण, फ्रानहोफर विवर्तन का उदाहरण एकल स्लिट, एकल स्लिट द्वारा एकल स्लिट द्वारा विवर्तन है। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन है। स्लिट, स्लिट, स्लिट यानी हिंदी में झिरी बोलते हैं, झिरी। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन है।